नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम एक दूसरे पड़ोसी की बात करेंगे। चीन, जो कि हकीकत में तो 21वीं सदी का एक मौजज़ा लग रहा था और अब भी लगता है, लेकिन गुज़िश्ता 1 या 2 सालों से, जब से ये कोरोना आई है उसके बाद से उसकी जो ये पॉलिसी रही कि ज़ीरो टॉलरेंस, हालत ये है कि सिर्फ 2500 कोरोना के केसेस हैं पूरे चीन में और 80% चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसी सख्त पॉलिसियों की वजह से चीन की मईशत रोज़ बरोज़ पीछे पड़ती जा रही है। चीन की मईशत वैसे भी ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करती है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिना लोगों के तो हो नहीं सकती। अगर लोग घर पे बैठे रहेंगे तो कैसे होगी मैन्युफैक्चरिंग। अब इसकी वजह से जो ख़बर आई है वो ये है कि इस साल का जो बजट है उसमें जो खसारा है, यानी बजट डेफिसिट जो है, इट इज़ गोइंग टू क्रॉस $1 ट्रिलियन, यानी तकरीबन 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक उनका बजट खसारा हो सकता है। और अच्छा, ये तो बजट का खसारा है, क्योंकि जब कारखाने नहीं चलेंगे, माल बनेगा नहीं तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे, खर्चे तो होते ही रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ की चीन की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है ना, वो भी एकदम बर्बाद होने को है, क्योंकि पहले जब भी चीन आगे बढ़ता जा रहा था तो लोगों को एक उम्मीद बंद चली थी। तो इसकी वजह से हाउसिंग सेक्टर में लगातार कीमतें बढ़ती जा रही थी तो लोग नए नए फ्लैट ख़रीद कर रहे थे, नई रियल इस्टेट ख़रीद कर रहे थे। तो इसकी वजह से कई डेवलपर पैदा हो गए और उन्होंने अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। और अब जब गुज़िश्ता 1 साल से तकरीबन 70-80% चीन लॉकडाउन में है, तो इसकी वजह से जो है हाउसिंग इंडस्ट्री वालों को किस्तें नहीं मिल रही और लोगों का न तो फ्लैट वापस बेच सकते हैं और न वो जो कर्ज़ा उन्होंने उठाया है बैंकों से वो भर सकते हैं। और इसकी वजह से जो बिल्डर लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने जो बैंक से कर्ज़ा उठाया था वो उसकी किस्त नहीं भर सकते। तो इसकी वजह से कई कंपनियां जो हैं वो दिवालिया होने की नहज तक पहुंच गई हैं। अब एक बड़ी कंपनी, गुज़िश्ता 1-1.5 महीने की बात है, हमने उसको इतना उस वक़्त इस काबिल नहीं समझा कि उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट देते, लेकिन अभी जब पूरे चीन पर ऐसी चीज़ों का असर होने चला है तो उसका ज़िक्र करना मतलब सही होगा, दुरुस्त होगा। वो कंपनी थी एवरग्रैंड। अभी कहते हैं कि वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है और दिवालिया हो चुकी है तो लोगों ने जो उसमें पैसा लगाया है तो उनका पैसा डूबा। तो अभी ये सब जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते थे, वो मलबा भी इस वक्त चीन की जो हुकूमत है उसके ऊपर आ पड़ा है। तो उसकी वजह से सुनने में ये आया है कि हाउसिंग इंडस्ट्री की वजह से भी चीन को $1 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है। अभी $1 ट्रिलियन ये बजट डेफिसिट और $1 ट्रिलियन हाउसिंग इंडस्ट्री। और इसकी वजह से ये जो है ना, जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है या डोमिनोज इफेक्ट होता है। यानी एक आदमी कमाता है, फिर वो खर्चा करता है, तो फिर दूसरे का घर चलता है, फिर वो खर्चा करता है। और अगर एक आदमी कमाना बंद कर दे तो उसके पीछे जो 10 आदमी होते हैं उन सब की कमाई बंद हो जाती है। तो इस तरह अभी चीन की जो इकोनॉमी है, जो पूरी दुनिया में सबसे आगे थी और कुछ साल केवल तक तो डबल डिजिट ग्रोथ होती थी, यानी 10% से भी ज़्यादा
जीडीपी ग्रोथ होती थी। अब उसकी पोजीशन ये है कि अभी जो साबिक जो गुज़िश्ता जो क्वार्टर था उसमें उसकी जो जीडीपी ग्रोथ हुई है 3.9% हुई है। और ऐसा कहते हैं जो माशी माहिरीन हैं, उनका कहना ये है कि जो ओवरऑल देखें तो ये साल जो होगा 22 साल जो होगा चीन के लिए 2.5 से लेकर 3% तक जीडीपी ग्रोथ होगी। अच्छा, इसके साथ साथ चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था या वन बेल्ट वन रोड, जिसकी थ्रू उसने पूरी दुनिया में रोड, रेलवे लाइन, बंदरगाह वगैरह का जाल बिछाया था और उसे उम्मीद बंधी थी कि इससे चीन का बिजनेस बढ़ेगा, मईशत उसकी चीन की तरक्की करेगी। लेकिन उसका नतीजा भी कुछ उल्टा ही दिखने में आया है। अभी जैसे श्रीलंका में उसने हम्बन तोता बनाया था हार्बर, तो उसके ऊपर उसने $1.1 बिलियन इन्वेस्ट किया। अभी श्रीलंका को उधर कोई धंधा नहीं मिल रहा, तो श्रीलंका ने वो लीज पर दे दिया चीन को। अभी चीन ने हथियार तो लिया है, लेकिन उसका करेगा क्या? हाँ, एक अलग बात है वो उसको अपने मिलिट्री के जो उसके शिप्स हैं उनको लंगरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल करे तो अलग है, बाकी ये पैसा वापस तो नहीं आ रहा। अच्छा, और भी बोल सुना है हमने 8 से 9 बिलियन डॉलर तक श्रीलंका के ऊपर चीन का कर्जा है, जो भी मुस्तकबिल करीब में तो मिलने से रहा। इसी तरह पाकिस्तान में उसका जो सीपेक था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी अभी बंद पड़ा है। इमरान खान के वक्त में तो मुकम्मल ही बंद कर दिया गया, और जिसकी वजह से पहले कहा जाता था कि उससे पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। ऐसा तो हुआ नहीं, उल्टा पाकिस्तान पीछे चला गया है। और अभी उसकी वजह से कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का $30 बिलियन का कर्जा चढ़ गया है। और वो भी जैसा हमने कल आपको बताया था, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार चीन जा रहे हैं ताकि वो उसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो $30 बिलियन का जो कर्जा है चीन रोल ओवर करे। अभी देखें क्या होता है। और अगर समझो चीन न भी करता है, अगर पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा तो चीन कैसे निकाल पाएगा? फिर हो सकता है इसी तरह ग्वादर तो वैसे भी चीन ने ले ही लिया है। सुनने में आया है कि कराची का जो मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है वो भी पाकिस्तान से हथिया लेगा। नाज़रीन, जैसा हमने आपको बताया था कि इमरान खान ने वो जब इसके खिलाफ फैसला आया उसको डिसीट कर दिया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो कौम से खिताब किया था उसमें भी उसने यही बोला था कि अभी आप लोग सड़कों पर मत निकलें, मैं जो लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो उसके बाद सब लोग आइएगा। और उस वक़्त ही उसने कहा था कि जुमेरात या जुमे को ये तारीख वो दे सकता है। तो अभी आज 26 तारीख है, आज बुधवार का दिन है, ये कल नहीं परसों यानी 28 तारीख को जुमे के सुबह को लाहौर के लिबर्टी चौक से ये निकलेंगे। अभी जाहिर है लाहौर उसने क्यों पसंद किया है, क्योंकि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो वहाँ की सरकारी मशीनरी पूरी उसके हाथ में रहेगी। और उसने ये पूरे पाकिस्तान वालों को कॉल दे दिया है कि हम जुमे के रोज़ से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे। और कहने को तो वो ये कहते हैं कि ये जो मार्च होगा ये तशद्दुद से दूर होगा और अमन का मार्च होगा। लेकिन जैसा साबिक तजुर्बा है हमारा, यानी 25 मई को, इसी साल के 25 मई को उसने जो पहला लॉन्ग मार्च किया था, पेशावर से निकले थे, तो उस वक़्त तो उसने इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। अभी वो कहता ये है कि नहीं, हमारा मार्च जो है पुरअमन होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये पुरअमन होगा। अच्छा, इसको कुछ प्रेस वालों ने उसको अभी कल पूछा उससे कि भाई इस वक्त तो पाकिस्तान की मईशत एकदम कमज़ोर हो चली है और ख़ास तौर पर
हालिया जो सैलाब आया है उसकी वजह से कहते हैं 20 से 30 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो गया है। तो ऐसे में क्या आपको ये ज़ेब देता है कि आप लॉन्ग मार्च निकालें और उल्टा सरकार के ऊपर बोझ बढ़ाएं? तो वो कहता है मैं क्या करूं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी मौलाना फजल रहमान ने 2 मार्च निकाले थे, एक बिलावल भुट्टो ने निकाला था, एक मोहतरमा मरियम नवाज ने निकाला था। अरे भाई, उस वक़्त मुल्क की हालत ऐसी नहीं थी, उस वक़्त मुल्क में सैलाब नहीं आया था। उसके अच्छा, उनका जो भी मार्च होता था अभी बिलावल भुट्टो का तो हमने खुद देखा, इसी साल हमने उसको कवर भी किया था। तो उसमें यानी एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, एक भी आग नहीं लगी थी कहीं पर भी। और आपका मार्च तो लोग देख चुके हैं। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। साथ साथ वो कैरेट भी आगे कर रहा है। ये स्टिक हुई, कैरेट ये है कि वो अब भी कहता है कि वो पसे पर्दा मुज़ाकरात से भी पुरुमीद है। मतलब अब भी वो जो एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट में है और चाहता है कि किसी भी तरह एस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं, वो जो मौजूदा सरकार है पीडीएम की, उनके ऊपर जो उनका हाथ है वो वहाँ से हटा लें और इमरान खान के ऊपर रखें। और इसीलिए वो ये कह रहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट उसकी तरफ आ जाए तो वो लॉन्ग मार्च से हाथ उठा लेगा और लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं करेगा या वो नहीं करेगा लॉन्ग मार्च। लेकिन हमें नहीं लगता कि जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा हैं इसकी एक भी चलेगी इमरान खान की। अब वो सीधा सीधा मान रहा है कि पाकिस्तान में 48 में जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया था, जिसे नाम दिया गया था कि वो कबायली थे, तो उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान के ऊपर यानी डी फैक्टो आर्मी हुकूमत करती रही है और अब तक कर रही है। अब ये इमरान खान मान रहा है, लेकिन जब हुकूमत में था तब ये खुश था इससे। इसको लाने वाले भी यही कमर जावेद बाजवा थे, उनकी मदद से ये 2018 में इसने इलेक्शन जीते। सीटें कम पड़ी तो वो जहाज भर भर कर इसको MQM के और दूसरे जो है MNA ला के दिए ताकि इसका नंबर हो जाए और इसकी हुकूमत बन जाए। अब जब वही एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी तरफ से नज़रें फेर ली हैं तो अभी उनको ये आंखें दिखा रहा है और कहता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो मैं ये लॉन्ग मार्च बंद कर दूंगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट अभी उसकी कोई बात मानेगी। बकौल उसके जनाब इमरान खान के नैब को भी एस्टेब्लिशमेंट ही कंट्रोल कर रही है। यानी अगर इसका देखा जाए तो इसके दौरे हुकूमत में वो नैब ने जो जावेद इकबाल थे जस्टिस, उनके दौर में उन्होंने जो केसेस वापस लिए थे PTI के अहदेदारान के खिलाफ, और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और ऐसे दूसरे नून लीग के लोगों के खिलाफ उन्होंने जो केसेस बनाए थे, इसका मतलब वो सारा जो है इल्ज़ाम ये अभी एस्टेब्लिशमेंट के सर पे थोप रहा है कि ये सब काम जो है वो मैंने नहीं किए, वो सभी नैब के जो भी उसके काम रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट करती रही है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।